नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम्स एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल मेंस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस याद है, आप हमें 8181819473 पे ज़रूर कांटेक्ट करके बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि पहली बार प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी। तो पहली बार इसको जो है 1921 में जो कि स्थापित किया गया था, ठीक है। अगर पहली बार पूछा गया होगा तब, ठीक है। वही बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मैथाई जो कि वित्त मंत्री की सिफारिश पर स्थापित की गई थी, ठीक है। ये दूसरी बार हुआ था, लेकिन पहली बार शायद आपसे पूछा था तो 1921 होगा, ठीक है। मूल रूप से इसके 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता 30 हो गई थी। इसके सभी सदस्य लोकसभा से जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। इसे सतत आर्थिक समिति के रूप में भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको जो कि वन लाइनर में नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों, स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है, यानी 3 से 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा ऐसे करके प्रश्न पूछ रहा है। एक प्रश्न आया था कि जब राष्ट्रपति रिटायरमेंट होते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा था। तो चलिए, जब सेवानिवृत्त होते हैं भारत के राष्ट्रपति तो उनको क्या क्या चीज़ें दी जाती है बता देते हैं। जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते मिलते हैं, उनमें से कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया है हमने। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को मिलेंगे पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह, जो कि मौजूदा दरों के आधार पर मिलता है। राष्ट्रपतियों के जीवन साथी को रुपए की जो कि सचिव सहायता मिलेगी, जो कि 30,000 रुपये उनकी जीवन साथी को यानी उनकी वाइफ को मिलेगी। एक सुसज्जित किराया मुक्त बांग्ला जो कि इस टाइप का होगा, ठीक है। बांग्ला भी उनको एक मिलेगा। 2 मुक्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल फ़ोन मिलेगा। एक निजी सचिव सहित 5 निजी कर्मचारी भी उनको दिए जाएंगे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो 1 वर्ष में 60,000 रुपये का स्टॉक खर्च मिलता है। ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से साथी के साथ मुफ्त यात्राएं वह कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अनुच्छेद 280। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग जो कि 12 में पड़े अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। वर्तमान वित्त आयोग जो कि 15वां वित्त आयोग है, जिसका गठन श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। भारत के संविधान का जो कि अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या फिर बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट की संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति छूट से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि से संबंधित है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन में पड़ता है। और ये रायसेन कहाँ पे है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज में ये स्थित है। बात करते हैं तो भीमबेटका शैल जो कि आश्रय मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल तक फैला है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ब्रिटिश भारत युग के एक अधिकारी जो कि किनकैड ने पहली बार 1888 में एक विद्वान पत्र में भीमबेटका का उल्लेख किया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भीमबेटका के शैल आश्रयों और गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र हैं। सबसे पुराने चित्र जो कि 10,000 वर्ष से भी पुराने पाए गए हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती लेखों
को प्रदर्शित करता है और पाषाण युग के साक्ष्य को जो कि असुली काल में स्थल पर शुरू करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, उपयोग किए जाने वाले रंग वनस्पति रंग होते हैं जो कि समय के साथ स्थायी होते हैं, क्योंकि चित्र आमतौर पर एक जगह के अंदर या फिर भीतर दीवारों पर गहरे बने होते हैं। इस स्थल को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शिलालेख मिला था, यानी जोड़ा गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध प्राचीन गुफाएं जैसे कि बाघ गुफाएं, पांडव गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, बांधवगढ़ प्राचीन गुफाएं आदि। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो गुफाएं जो कि 5वीं शताब्दी और हिंदू धर्म और जैन धर्म से प्रभावित हैं। इस गुफा में नरसिंह की एक विशाल मूर्ति और आदिश के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति मोहित करती हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला धार मध्य प्रदेश में स्थित जो कि बाघ गुफाएं हैं। बाघ गुफाएं चट्टानों से उकेरी गई 9 स्मारकों का समूह है। पहले ये गुफाएं भिक्षुओं के मठ थी और इनमें कई नक्काशी और चित्र थे। पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश के जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है, क्योंकि इन गुफाओं में पांडव भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी का निवास था। यह 5 बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं जिनमें से प्रत्येक के अंदर नक्काशी है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मार्लो मिंटो सुधार मार्लो मिंटो सुधार या फिर भारतीय परिषद अधिनियम भी इसको कहते हैं, कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। ठीक है, बात करते हैं इसके कारण क्या थे। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के साथ समान व्यवहार करने और भारतीयों को समान अवसर प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन बहुत कम भारतीयों को वह अवसर मिला। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश करने में आने वाली कठिनाई को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस ने विधानमंडल में अधिक भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया था। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के शासन में कुछ सुधारों की आवश्यकता को समझा था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो नरमपंथियों ने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर उग्रवाद का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों को शांत करने के लिए कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया और उन्हें मार्लो मिंटो सुधार के तहत पेश किया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में पहली बार होम रूल की मांग की थी। कांग्रेस की ओर से गोपाल कृष्ण गोखले ने राज्य सचिव जॉन मॉर्ले से मुलाकात की और भारत में स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, वही बात करते हैं, तो आगा खां शिमला प्रतिनियुक्ति के नेतृत्व में मुसलमानों के एक समूह ने वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। वही बात करते हैं, 1906 का आम चुनाव ब्रिटिश जो कि लिबरल पार्टी ने जीता था। इससे ब्रिटिश भारत में सुधारों की संभावना बढ़ गई थी। उनका मानना था कि विधानमंडलों में मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ने में भारत में उनके शासन में वृद्धि होगी। इस प्रकार राज्य सचिव जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कुछ उपाय किए थे, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार अगर पूछा गया होगा तो बिहार आपका राइट आंसर होगा। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04% है, जो कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कि केरल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। कि साक्षरता दर वही बात करते हैं तो 93.91% है, जिसके बाद 92.28% पर लक्षद्वीप आता है। बिहार का 63.82% है, जो कि साक्षरता के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। एक प्रश्न आया था कि विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? थियामिन की खोज हुई थी। दोस्तों बात करते हैं विटामिन B1 जिसको थियामिन कहते हैं, इससे बेरी नामक रोग होता है। बात करते हैं विटामिन 2 की, जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इससे जो रोग होता है दोस्तों
अराइबो, ठीक है, अराइबो फ्लेविनोसिस होता है इससे, ठीक है। विटामिन B3 जो कि नियासिन के नाम से जाना जाता है, इसको पालाग्रा इससे नामक रोग होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं विटामिन B5 की, जिसको पैंथोथेनिक का अम्ल के नाम से जाना जाता है। इससे जो रोग होता है वो होता है अपसंवेदन, ठीक है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो इसका नाम जो है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, जिसका जो कि रक्ताल्पता से होता है। विटामिन B7 की बात करते हैं, जिसको बायोटिन कहा जाता है, जिल्द की सूजन या फिर अंत्रकर्प होता है इससे। वही बात करते हैं विटामिन B9 की, जो कि फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इससे जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की बात करते हैं, जिसको कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, इससे क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इससे भी होता है। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तबाकत ए नासरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ख्वाजा जो कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। बात करते हैं दोस्तों ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, जो कि वह मध्य युगनी भारत के एक मुस्लिम इतिहासकार थे। उनका काम भारत एक समान इतिहास है, जो कि 1593 से 94 तक के गजनविट्स के समय को सम्मिलित करता है। वह अकबर के मीर बख्शी थे। यह पुस्तक सल्तनत काल में बंगाल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वही बात करते हैं दोस्तों, बंगाल मुगल काल से पहले ऐतिहासिक सामग्री की कमी के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करते हैं, तबाकत मुगल काल में लिखा गया 2 इतिहासों में से पहली, जिसमें बख्तियार खिलजी की विजय के साथ एक अलग अध्याय शुरू होता है। दूसरी किताब इनका तारीख ए फरिश्ता था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत में स्थान क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46वां स्थान था। आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कब दिया था, तो 1908 में उन्होंने दिया था। लेकिन पहली बार जो कि प्रकाश के सिद्धांत का जो कि वर्णन हुआ था वह 1900 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जबकि आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश प्रोटॉन के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटम या फिर फोटॉन कहते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की खोज जिसको बोलते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, सबसे पहले प्लैंक द्वारा दिया गया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है कि सभी वस्तुएं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यह तरंगें परमाणु और अणुओं में पाए जाने वाले आवेश के दोलनों से उत्पन्न होती है। मैक्स कार्ल जो कि अंसर्ट, लुडविग प्लैंक के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु और आणविक दोलन से जुड़ी ऊर्जा योग्य है। तो इनसे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न आया था। अटल पेंशन योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। इनका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। बाकी वीडियो यहीं सब ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।